आज की कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज के जंगलों से, जहाँ एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हैली नामी कपल को लोग ग्लैमरिंग करते देखते हैं। अब जैसे ही रिची ऊपर पहुंचता है तो उसे अपने सामने गंदे पानी से भरी हुई एक नदी दिखाई देती है। अपनी जीत की खुशी मनाते हुए वो हैली को जल्दी से ऊपर आने का इशारा करता है। अब हम हैली को देखते हैं जिसका पाँव ऊपर चढ़ने के दौरान फिसल जाता है और वो हवा में लटक जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो एक बार फिर से चढ़ने की ट्राई करती है, जहां इस बार वो रिची को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिची को सामने ना देखकर वो परेशान हो जाती है और अचानक अपने चेहरे पर खून के कुछ कतरे गिरते देखकर वो हैरान रह जाती है और इसकी नज़र रिची पर जाती है, जिसे उठाकर कोई नीचे फेंक देता है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाती इसे ज़ोरों से कोई ऊपर खींचना शुरू कर देता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी रस्सी को काटते हुए खुद को संभालती है, पर वो संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है, जहाँ इसकी नज़र रिची की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रो पड़ती है। अब इसी दौरान इसे पहाड़ी से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन तभी अचानक इसका पाँव एक नुकीली तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है और वो कातिल इसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब हम इस इलाके में हो रही वारदातों पर नज़र डालते हैं, जहाँ न्यूज़ में इस इलाके में एक के बाद एक गाड़ी के लापता होने की बातें हो रही हैं, जहाँ तक के लोग इस इलाके के आसेब को देखने का भी दावा करते हैं। अब हम फिर इस इलाके से एक गाड़ी को गुजरता देखते हैं, जहां हम कैरीज को देखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा होता है। अब सफ़र के दौरान वो एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और ट्रैफिक को आगे बढ़ता ना देखकर वो खुद को लेट होता पाता है और गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक के पास जाता है, जहाँ वो इसके ड्राइवर से ट्रैफिक के जाम होने की वजह पूछता है। तो ड्राइवर इसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसकी चलते इसको कई घंटे वहां गुजारने पड़ेंगे। और ये सब सुनकर कैरिस परेशान हो जाता है, वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है, अपनी गाड़ी को वापस घुमाता है और अपने लेट होने की खबर इस कंपनी को देता है, लेकिन क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है इस वजह से फ़ोन कट जाता है। अब फ़ोन की तलाश में इसकी नज़र एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी वहाँ ले जाता है। अब रास्ते में उसे एक के बाद एक लावारिस गाड़ियाँ नज़र आती हैं। उनके दरमियान से गुजरते हुए वो गैस स्टेशन तक पहुंचता है, जहां इसकी नज़र स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, जो किसी बीमारी में मुब्तला लगता है। अब वो गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों को इत्तला करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन डेड होने की वजह से वो राब्ता नहीं कर पाता। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुंचने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी इसकी नज़र वहाँ पर लगे एक नक्शे पर जाती है, जहाँ इसे शहर पहुँचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर वो उसे उस रास्ते के जाने की सलाह दे देता है। अब वो गाड़ी लेकर इस रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है, जहां वो घने जंगलों से होता हुआ इंटरसेक्शन तक पहुंचता है, जहां उसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। अब वो ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है और अपनी गाड़ी को इस कच्चे रास्ते की तरफ ले जाता है। तब इसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पर जाती है। उसको देखने के चक्कर में इसकी गाड़ी सामने की एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कैरिस इस हादसे में बच जाता है। अब इस गाड़ी के मालिक शोर सुनकर इसकी तरफ आते हैं और इसका हाल पूछते हैं। अब खुद को संभालते हुए कैरिस इनसे माफ़ी मांगता है और नुकसान की रकम देने की बात करता है। साथ ही वो इनसे गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी करने की वजह पूछता है, जहां फ्रांसीन इसे बताती है कि सड़क पर किसी ने कंटीली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से इनका कार का टायर फट गया। अब इनकी एक सहेली पीछे गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने का कहती है, मगर कैरिस इन्हें वहां जाने से मना कर देता है और सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं। लेकिन फ्रांसीन और एवान गाड़ियों की देखभाल के लिए पीछे ही रुक जाते हैं। अब रास्ते के दौरान उनकी नज़र सड़क पर पड़े हुए एक नेवले पर जाती है, जिसे देखने से लगता है कि किसी ने दरमियान से इसे फाड़ कर फेंक दिया हो। थोड़ी दूर जाकर इन्हें जंगलों में जलते हुए गाड़ियों के टायर नजर आते हैं, जिसे देखकर उसे खतरे का अंदेशा होता है और वो सबको आगे बढ़ते रहने का कहता है। अब दूसरी तरफ फ्रांसीन और एवान को देखते हैं, जिन्हें पास के कुछ झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस होती है। एवान उस जगह को देखने जाता है और फ्रांसीन उसे वहां ना पाकर परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने उसके पीछे जाती है, जहाँ चलते चलते उसकी नज़र एवान के एक जूते पर पड़ती है और वो जैसे ही इसके नज़दीक पहुँचती है तो एवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है और वो उसे देखकर रोने लग जाती है कि तभी एक शख्स उसे पीछे से हमला करते हुए मौत के घाट उतार देता है। आए बाकी लोगों को हम रोड के आखिर में देखते हैं, जहाँ चारों मदद के लिए निकल पड़े थे।
चलते चलते इनकी नज़र एक घर पर जाती है। अब ये सब मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाते हैं। कैरीज ढेर सारे गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जल्द ही इनको पता लग जाता है कि इस घर में कोई नहीं है। अब वो सब कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं, जहाँ इनकी नज़र खाने की एक टेबल पर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि बरसों से इस घर में सफाई नहीं हुई। अब दूसरी तरफ चश्मे और गाड़ियों की चाबियाँ मिलती हैं। जैसे ही वो फ्रिज खुलता है, इसकी होश उड़ जाते हैं। वो फ्रिज में ढेर सारे इंसानी आज़ा को देखते हैं और जेसी को भी कमरे में वही कंटीली तार दिखाई देती है जिसने उसकी गाड़ी के एक टायर को फाड़ा था। अब ये सब देखकर चारों वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी कैरीज की नज़र खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ इसे एक गाड़ी इनकी गाड़ियों के साथ वहाँ आते हुए दिखाई देती है। अब चारों घर के पीछे दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से चारों बहुत खौफजदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इस कातिल को अंदर आते देखते हैं। वो अंदर आके फ्रांसीन की लाश को ज़मीन पर फेंकता है। अब हमारी नज़र वहाँ कैरीस और जैसी पर जाती है, जो फ्रांसीन की लाश को देखकर सख्ते में आ जाते हैं और वो वहाँ पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं, जो फ्रांसीन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तेज़ धार औजारों से इसे काटना शुरू कर देते हैं। जहाँ ये खूनी मंजर देखकर जैसी चिल्लाने लगती है, वैसे ही स्काउट इसके मुंह पर हाथ रख देता है। अब कुछ देर बाद वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। जहाँ मौका पाकर सभी वहाँ से दबे पांव निकलने की कोशिश करते हैं कि इस बीच एक आदमखोर की नज़र पर पड़ जाती है, जिसे देखकर सब एक एक करके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब ये देखते ही देखते अचानक वो आदमखोर दौड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। उसी वक्त कैरीस इनकी गाड़ी चुराने का प्लान करता है और चिल्लाते हुए इसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमखोर इस पर गोली चलाता है और वो जख्मी होकर गिर जाता है। ये देखकर बाकी 3 हैरान रह जाते हैं। अब इस स्काउट के जंगल में भागते हुए देखते हैं। इस दौरान इसकी नज़र एक ट्रक की तरफ जाती है और वो इस ट्रक को देखकर इसकी तरफ जाने लगता है कि उसी वक्त एक तीर इसके सीने पे आर पार हो जाता है। पर वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। जहाँ कुछ दूर जाकर इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और इन सबको ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से सड़क की तरफ निकल पड़ते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वो आदमखोर इन तीनों के शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों थक कर एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ कार्ली इनको ऊपर देखने का इशारा करती है और जैसे ही वो पलटकर देखते हैं, इन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं। अब हम इन तीनों को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। अब ऊपर वो किसी को ना पाकर उदास हो जाते हैं। जैसी को वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसकी मदद से वो कैरीज की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली रेडियो ऑन करती है, मदद मांगती है, पर कोई आंसर नहीं आता। कैरीज की नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो देखता है तो उसकी नज़र वहाँ से गुजरते हुए 3 आदमखोरों पर पड़ती है और तीनों टॉवर पर चढ़ते दिखाई देते हैं। अब इनको ऊपर आता देखकर कैरीज वहाँ रखे हुए सामान को टॉवर के इंटर गेट पर रखना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद वो इनको वहाँ से जाते हुए आता है। इतनी देर में कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है, पर तब ही वो आदमखोर रेडियो की वायर को तोड़ डालते हैं और टॉवर को आग लगा देते हैं। अब खुद को जलता देखकर कार्ली अपनी जान बचाने के लिए वहाँ रखे एक बक्से की मदद से टॉवर की खिड़की को तोड़ डालती है और अब कैरीज की नज़र टॉवर के नीचे दरख्तों पर जाती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों पर कूदते नजर आते हैं, जिन्हें नीचे खड़ा आदमखोर देख लेते हैं और तीनों को पकड़ने के लिए दरख्तों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और इनको आता देखकर वो तीनों एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाते दिखाई देते हैं। जहाँ एक दरख्त को पार करने के दौरान एक आदमखोर कार्ली के नज़दीक पहुंच जाता है और मौका पाकर अपनी कुल्हाड़ी से इसके चेहरे पर वार करते हुए इसके 2 टुकड़े कर डालता है। दूसरी तरफ एक आदमखोर जैसी को दबोच लेता है। अब कैरीज खुद को संभालते हुए उठता है और तभी इसे अपने पीछे गाड़ी का एक शोर सुनाई देता है। उसे पुलिस की एक जीप दिखाई देती है और वो भागते हुए इस जीप को रोकता है, जिससे जैसे ही पुलिस वाला इसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, उसी वक्त एक तीर इसकी आंख के आर पार हो जाता है। अब हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कैरीज को मारने आता है, पर कैरीज अपनी जान बचाकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है। अब आदमखोर उसे देखने के लिए नीचे झुकता है और गाड़ी के नीचे कुछ ना पाकर वो हैरान रह जाता है। अब हम इस घर को देखते हैं जहां आदमखोरों ने जैसी को बांधा हुआ था और जैसे ही वो वन आया आदमखोर जैसी को मारने लगता है, उसे बाहर से आती गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जिसे देखकर वन आया दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कैरीज गाड़ी लेकर इस पर हमला करते हुए कुचल डालता है। कैरीज जैसी को बचाते हुए इसे खोलने लग जाता है और इसे बीच एक आदमखोर इस पर भी हमला कर देता है।
अब कैरिस को मरता देखकर जैसी पास रखे एक तीर की मदद से इसे मार डालती है। अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। इसी बीच कैरिस की नज़र एक गाड़ी पर जाती है जहां वो इस गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसके चलते ही वहां एक जोरदार धमाका होता है और इस घर के परखचे उड़ जाते हैं। अब हम फिर से इस सड़क को देखते हैं जहां वो दोनों ट्रक के जरिए गैस स्टेशन तक पहुंचे थे और ट्रक को अपनी तरफ आता देखकर स्टेशन मालिक डर कर दरवाजा बंद कर देता है। कैरिस ट्रक से उतरता है और वहां लगे एक मैप को उतार देता है।